गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल देखने से पहले आप याद करें, पिछली पिछली क्लास में हमने बात करी थी जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो ध्यान रखना, अदृश्य हमने सवाल पूछा था, उसमें तो मिस पसिव हुआ था वहाँ पे, हालांकि हमने कमेंट कर दिया था, फिर भी आप ध्यान रखें। जीनोटाइप अदृश्य है, अनसिन है, और फिनोटाइप दृश्य है। तमाम एग्जाम्पल्स जो हमने उसमें बात करी थी, त्वचा का रंग, आई कलर, हेयर कलर, फिंगरप्रिंट, इवन हाइट, वेट, चेहरे की आकृति, ब्लड टाइप, ये सारे के सारे फिनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप। और दृश्य होता है फिनोटाइप, जबकि अदृश्य होता है जीनोटाइप। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला प्रश्न पढ़िए बच्चों। अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए। किसने किए? व्यवहारवाद ने, संज्ञानवाद ने, निर्मितवाद ने, या फिर अनुभववाद ने? तो बच्चों, इसका सही जवाब है संज्ञानवाद। सही जवाब है संज्ञानवाद। आप आराम से कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि चाहे संप्रत्यय निर्माण हो, समस्या समाधान हो। समस्या समाधान एक तरीके की उच्चतम श्रेणी का सीखना है। रॉबर्ट गेने की बात करें तो वहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग आपको याद है ना। पहला सिग्नल लर्निंग, दूसरा एसआर लर्निंग, तीसरा चेन लर्निंग, चौथा वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग, पांचवा लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन, 6 नंबर पे कॉन्सेप्ट लर्निंग था, 7 नंबर पे लर्निंग बाय रूल्स या लर्निंग बाय प्रिंसिपल्स, और 8 नंबर पे लर्निंग बाय प्रॉब्लम सॉल्यूशन था। तो ध्यान देने वाली बात है, ये वहाँ का 6 नंबर और ये 8 नंबर है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति किससे हुई? तो इसका जवाब हम देंगे संज्ञानवाद से हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि हमने आपको एक क्लास में बताया था कि साहब, विकास के अलग अलग आयाम अगर हम बात करें तो मेन डोमेन 4 हैं, PCSE। याद है? PCSE, पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल और ई से इमोशनल। और उसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट में हमने आपको बताया था कि सब संज्ञानात्मक पक्ष वो है जिसमें कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय निर्माण, संवेदना, भाषा, ये सब आते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की कौन सी सीढ़ी है? प्रथम सीढ़ी है। प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है। संप्रत्यय निर्माण ज्ञान की तृतीय सीढ़ी है। तो 3 सीढ़ियां भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है कि निर्मितवाद या संरचनावादी अधिगम या कंस्ट्रक्टिविज्म की उत्पत्ति मनोविज्ञान के कौन से संप्रदाय से हुई है? तो बच्चों याद रखना, निर्मितवाद भी ऐसी बात करता है जो ज्ञान के कंस्ट्रक्शन की बात करता है, जो बाकी सब चीज़ों को फैसिलिटेटर बोलता है, जिसमें छोटे छोटे समूह में बच्चों को हम बांटते हैं, मौलिक चिंतन पे बल दिया जाता है। तो निर्मितवाद में संज्ञानात्मक प्रोसेस होते हैं सारे, इसलिए याद रखना निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानवाद से हुई है। तो इनकी उत्पत्ति भी संज्ञानवाद से हुई है और निर्मितवाद की उत्पत्ति भी किससे हुई है? संज्ञानवाद से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? 4 ऑप्शन हैं। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, और चौथा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो बच्चों, इस सवाल का सही जवाब है जिसमें समग्रतावाद या गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद दोनों का मिश्रण है, और यह सिद्धांत है टोलमैन साहब का। और यहाँ टोलमैन साहब के देखो, परीक्षा में आपको एक सवाल ऐसा मिलने की पूरी संभावना है जिसमें अधिगम के जो महत्वपूर्ण 6-7 सिद्धांत हैं, उनके नाम और उनके प्रणेता के बारे में पूछा जा सकता है। तो टोलमैन का सिद्धांत इनमें कौन सा है? आपको पता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत तो अपना थॉर्नडाइक वाला है। हालांकि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों को भी कहते हैं। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हल का है, जो अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है। आवश्यकता न्यूनीकरण, प्रणोद, हास, इसके बहुत से नाम हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोफका, कोहलर, वर्दीमर वाला है। और चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत टोलमैन साहब का सिद्धांत है, जो कि व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण माना जाता है। टोलमैन के सिद्धांत के और भी बहुत से नाम हैं जो हमने पुराने वीडियोस में आपको बताए हैं। आप लोग पुराने वीडियोस को नहीं देखते तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें बहुत दुख हुआ कि पिछला इतनी इतनी शानदार क्लास थी, इसको इतने कम बच्चों ने देखा। पता नहीं वो कौन सी रणनीतियाँ देख रहे हैं। तो रणनीति कुछ नहीं है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। परीक्षा तक जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा। मैं किसी रणनीति में बिलीव नहीं करता, और मेरे बच्चे जो हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि बिलीव नहीं करें। और लास्ट टाइम ये चीज़ें बहुत काम की रहने वाली हैं। आपको पता है ना, एक सवाल ज़िंदगी बनाता है और बिगाड़ता है। हम आपको कितनी बार समझाएं। चलिए,
तो टोलमैन के सिद्धांत के बहुत से नाम संज्ञानात्मक नक्शा से लेके एसएस सिद्धांत से लेके अव्यक्त सिद्धांत से लेके हमने आपको बताए हैं। याद रखना, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लार्क हल है। लेकिन उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, पर्पजिव बिहेवियर किसका है? तो फिर इसी टोलमैन की बात की जाएगी। नेक्स्ट, एक और बात यहां पे आपको बता दूं कि दरअसल टोलमैन का जो सिद्धांत है उसको व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण क्यों माना जाता है? टोलमैन को उत्तर व्यवहारवादी भी बोलते हैं, क्लार्क हल को भी उत्तर व्यवहारवादी बोलते हैं, लेकिन टोलमैन को व्यवहारवाद और समग्रवाद का के सिद्धांत को इन दोनों का मिश्रण भी बताया जाता है। तो इसका कारण क्या है? व्यवहारवाद, आपको पता है व्यवहारवाद उस संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म का विरोध करता है जो विल्हेम वुंट और टीचनर ने दिया था। किस बात पे विरोध करता है? वो विरोध करता है व्यवहार को समझने की विधि पे। संरचनावादियों ने, विल्हेम वुंट और टीचनर ने अंतरदर्शन विधि को महत्वपूर्ण माना था। व्यवहारवाद अंतरदर्शन के स्थान पे बहिदर्शन या अवलोकन या ऑब्जर्वेशन या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखना, गेस्टाल्टवाद या समग्रतावाद भी उस संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म का विरोध करता है। किस बात पे विरोध करता है? क्योंकि संरचनावादी अंशों की बात करते थे और समग्रवाद पूर्ण की बात करता है। अब टोलमैन का जो सिद्धांत है उसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो टोलमैन चूंकि संज्ञानात्मक नक्शे की बात करता है, चूंकि उद्दीपकों की चेन की बात करता है, इसलिए टोलमैन का सिद्धांत समग्रतावाद को फॉलो करता है, क्योंकि यह ऑब्जर्वेशन में टुकड़ों में बांट के देखने को नहीं बल्कि ओके, सुन रहे ना आप लोग? तो टोलमैन व्यवहार को टुकड़ों में बांट के देखने के बजाय समग्र रूप में देखने पर बल देता है, होल के रूप में। इसलिए टोलमैन के सिद्धांत पे समग्रतावाद की छाप है। और दूसरी बात, टोलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद के समान ही अवलोकन की बात करता है, इसलिए व्यवहारवाद की छाप है। तो दोनों की छाप है। एक और बात यहां पे आपको बता दूं, अधिगम के बहुत से सिद्धांत हैं जिनको हम मेनली दो भागों में बांटते हैं। एक तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत या परिधीय सिद्धांत, जिनमें दिमाग वाली चीजों का रोल कम होता है, पेरिफेरल थियरीज। और उसमें 5 सिद्धांत हमने आपको बताए हैं: थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, गुथरी का कॉन्टिग्यूटी सिद्धांत और क्लार्क हल का आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। और दूसरा प्रकार वो है, दूसरी श्रेणी वो है अधिगम सिद्धांतों की जिनमें दिमाग वाली चीजों का रोल होता है। और इसके एग्जाम्पल में हमने आपको कुछ सिद्धांत बताए थे, जिनमें एक सिद्धांत है आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, अगर हम उसको अधिगम सिद्धांतों की श्रेणी में लेते हैं तो। दूसरा है कूट लेविन का जीवन दायरा सिद्धांत। तीसरा है गेस्टाल्टवाद। और चौथा सिद्धांत है आपका टोलमैन का साइन लर्निंग। ये दो जो श्रेणियां हैं, इनके बीच में भी एक ब्रिज, एक पुल माना जाता है, और वो SLCT थ्योरी है एल्बर्ट बेंडूरा की। यानी एल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत आपके केंद्रीय सिद्धांतों और परिधीय सिद्धांतों के बीच का पुल माना जाता है, ब्रिज माना जाता है। केंद्रीय सिद्धांतों में मैं आपको बता चुका हूं, गेस्टाल्टवाद है, पियाजे है, टोलमैन है, कूट लेविन है, इनके सिद्धांत हैं। और खास बात, केंद्रीय सिद्धांतों में दिमाग वाली चीजों का, संज्ञानात्मक क्षमताओं का को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसलिए इनके बहुत से नाम हैं, जिनमें क्षेत्र सिद्धांत, जिनमें सेंट्रल थ्योरी, जिनमें केंद्रीय सिद्धांत आदि हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए साहब, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वहीन मानता है? कौन सा युग्म सीखने में किसको महत्वहीन मानता है? पुनर्बलन को महत्वहीन मानता है। युग्म का मतलब दो साइकोलॉजिस्ट हैं, दो सिद्धांत हैं जो सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पहला ऑप्शन है स्किनर व टोलमैन। ध्यान दें आप, स्किनर व टोलमैन की बात करें तो स्किनर तो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। याद रखना, यहाँ पे टोलमैन पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि टोलमैन कहते हैं कि साहब पुनर्बलन के अभाव में भी प्राणी सीखता है। पुनर्बलन तो केवल निष्पादन को व्यक्त करने में काम आता है, सीखने के प्रोसेस में पुनर्बलन काम नहीं आता। तभी तो टोलमैन का वो चूहों वाला प्रयोग याद है आपको, अव्यक्त अधिगम कहलाता है। तो स्किनर मानते हैं पुनर्बलन को, टोलमैन नहीं मानते। तो इसमें पूछा है कि कौन नहीं मानता, तो यहाँ पे केवल टोलमैन सही है, स्किनर सही नहीं है। गुथरी, दूसरा नाम है गुथरी। गुथरी सीखने में पुनर्बलन और अभ्यास दोनों को ही नहीं मानते। तो
टोलमैन व गुथरी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, टोलमैन व गुथरी। नेक्स्ट, कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? 4 ऑप्शन है, अभिवर्ती, संकल्पना, परिपक्वता, ज्ञान। तो सही जवाब है परिपक्वता। यानी हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बहुत सी चीजें अपने आप आती हैं, वो सीखना नहीं है। और ये तो क्रो एंड क्रो साहब की बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। तो एटीट्यूड सीखा जाता है, अर्जित होता है। ध्यान रखना, एप्टीट्यूड अभिक्षमता अंतर्निहित होती है, लेकिन अभिवृत्ति या मनोवृत्ति या एटीट्यूड्स सीखे जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी सीखा जाता है और ज्ञान भी सीखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, और ये आपके बहुत से कमेंट्स थे कि सर हम पेवलो में थोड़ा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये सवाल लिया। ये आपको बता दूं कौन सा सही है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला यूएस यूआर सीआर, यूएस या यूसीएस एक ही बात होती है। दूसरा सीएस सीआर यूआर, तीसरा सीएस यूएस यूआर, चौथा यूआर यूएस सीएस। तो एकदम नए बच्चे सुन लें, समझ लें एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं, और वो ये है प्यारे बच्चों कि पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, और पेवलोव में ध्यान रखना 4 विधियां हैं और 3 स्टेप है। एक बार फिर आपको बता दूं, 3 स्टेप जो हैं उसमें ध्यान रखना। सबसे पहले जैसे इधर उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और इधर अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया है। सबसे पहले पेवलोव ने क्या किया? पहले चरण में उद्दीपक के रूप में कुत्ते के सामने भोजन रखा और कुत्ते ने अनुक्रिया में लार गिराई। ओके, फिर दूसरे फेज में क्या किया? एक उद्दीपक भोजन तो था ही जिसके लिए कुत्ता लार गिरा रहा था। ये सीखना नहीं होता, स्वाभाविक होता है। जैसे पके आम को देख के मुंह में पानी आना, मिठाई देख के मुंह में पानी आना, ऐसे कई सवाल आप पढ़ते हैं ना, ये नेचुरल है, ये सीखना नहीं है। ठीक है, सहज प्रतिक्रियाएं हैं, सहज उद्दीपक हैं। अब क्या होता है? दूसरे स्टेप पे पेवलोव एक और उद्दीपक, साउंड, ध्वनि पहले आएगा, ध्यान रखना। ध्वनि भी भोजन के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो अब उद्दीपक हो गए 2, ध्वनि और भोजन। कुत्ते के सामने भोजन रखते हैं और साथ में ही ध्वनि, वो साउंड करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो कुत्ता फिर लार गिराता है। अब दूसरे स्टेप में आप ध्यान रखना, उद्दीपक हो गए 2, ध्वनि और भोजन, और अनुक्रिया फिर वही है, लार। फिर तीसरे स्टेप में एक उद्दीपक हट जाता है, वो है भोजन, और केवल ध्वनि या साउंड रहता है। तो जैसे ही वो मेट्रोमन की आवाज होती है ना, टिक टिक की, जैसे ही वो साउंड होता है, कुत्ता फिर लार गिराता है। तो पहला जो है वो सीखना नहीं है, सहज प्रतिक्रियाएं हैं, सहज उद्दीपक हैं। दूसरे में हमने सहज उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक के साथ एक कृत्रिम उद्दीपक ध्वनि को और जोड़ दिया, दोनों का एसोसिएशन बना दिया, और इस बार भी रिस्पॉन्स वही आएगा। हालांकि ये अनुबंध बन रहा है, प्रोसेसिंग है। और फिर तीसरे में अनुबंध बन गया, क्योंकि जैसे ध्वनि को सुनता है कुत्ता वैसे ही लार गिराता है। ये 3 स्टेप हैं जो ध्यान रखने, लेकिन इनके इंग्लिश नाम याद रखने होंगे। उद्दीपक 2 हैं, ध्वनि और भोजन, दोनों में एक का अनुबंध बनता है, एक का टूटता है। तो जिसका अनुबंध बनता है वो तो है ध्वनि, और टूटता है वो है भोजन। तो ध्वनि को बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक, ध्वनि को क्या बोलते हैं? अनुबंधित उद्दीपक। और अनुबंधित उद्दीपक को ही इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस, तो सीएस। और जिसका अनुबंध टूट गया वो भोजन है, जिसको बोलेंगे अनानुबंधित उद्दीपक। और अनानुबंधित उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसके लिए शॉर्ट में बोलते हैं यूसीएस या यूएस। तो यूएस भोजन है, सीएस ध्वनि है। यूएस अनानुबंधित है, सीएस अनुबंधित है, और दोनों स्टिमुलाई हैं, स्टिमुलस है, तो एस आएगा, दोनों उद्दीपक है। एक सवाल ऐसा भी आता है कि घंटी की आवाज को सुन के कुत्ते का लार गिराना क्या है? तो लार गिराना रिस्पॉन्स है, ठीक है। लेकिन घंटी को सुन के, तो घंटी सीएस है, और सीएस के कारण से जो लार आएगी वो सीआर कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से पावलवी अनुबंध में भोजन को देखकर कुत्ते का लार गिराना क्या है, अगर ऐसा पूछ ले तो भोजन यूएस था, और भोजन को देख के कुत्ते का लार गिराना यूआर हो जाएगा, क्योंकि यूएस अनकंडीशनड स्टिमुलस है, तो यूआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है कि 1 नंबर पे पहला जो स्टेप है जिसमें भोजन दिया जाता है, क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। इसका मतलब ध्यान दें यहां पे, इसका मतलब भोजन कौन सा उद्दीपक है? सीएस की यूएस, जवाब है यूएस, तो इधर यूएस है। इधर भोजन को देख के लार आ रही है, तो वो यूआर है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में एक तो ध्वनि है सीएस, और दूसरा उद्दीपक भोजन है यूएस, तो सीएस यूएस दोनों आए। अब कुत्ता लार गिरा रहा है, तो बोलिए वो ध्वनि को सुन के गिरा रहा है या ध्वनि भोजन को देख के गिरा रहा है, या दोनों के लिए है? जवाब है भले ही दोनों एक साथ प्रेजेंट हो रहे हो, लेकिन कुत्ता तो ध्वनि को जानता ही नहीं है, अनुबंध बना ही नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ हैं तो भी कुत्ता
भोजन को देख के लार गिरा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो रिस्पॉन्स है वो भी यू आर ही कहलाएगा। तो पहले स्टेप में यू आर होगा, दूसरे स्टेप में भी यू आर होगा। पहले स्टेप में यूएस यू आर है, दूसरे स्टेप में सी एस प्लस यूएस यू आर है, और तीसरे स्टेप में केवल सी एस बचा, और इस बार जो रिस्पॉन्स आएगा वो सी आर है। ये सीखना है, ये अनुबंध है। तो यही सवाल हमने यहाँ पे लिया था। देखिए आप, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका क्रम ध्यान रखना है। अब पहला ऑप्शन देखिए आप, पहले ऑप्शन में यूएस मतलब भोजन या ध्वनि, भोजन भोजन, और यू आर का मतलब भोजन वाली लार, और सी आर का मतलब ध्वनि वाली लार। तो कोई सीक्वेंस नहीं बैठी। सी एस ध्वनि के लिए लार और भोजन के लिए लार, कोई सीक्वेंस नहीं बैठी। तीसरे ऑप्शन में ध्वनि, भोजन, और दोनों प्रेजेंट हुए, तो जो लार आई वो भोजन के लिए आई। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, छठा प्रश्न देखिए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पारंपरिक अनुकूलन में किन के मध्य साहचर्य या एसोसिएशन होता है? पारंपरिक अनुकूलन पेवलोव के सिद्धांत को ही बोलते हैं ना। और सवाल क्या पूछा गया है कि किन के मध्य एसोसिएशन होता है, साहचर्य नहीं कि किन के मध्य अनुबंध होता है। तो याद रखना, एसोसिएशन हमेशा 2 उद्दीपकों में बनता है, और 2 उद्दीपक कौन से हैं? ध्वनि व लार। तो ऐसा सवाल आपको परीक्षा में मिले कि साहब एसोसिएशन किस में होता है, तो हम बोलेंगे ध्वनि व लार में। मान लो साहचर्य के स्थान पे ये होता कि साहब पारंपरिक अनुकूलन में अनुबंध किन किन के बीच में बनता है, तो हमारा आंसर हो जाता अनुबंध बनता है साहब, मैं फिर गलत बोल गया, बोलने में गड़बड़ होती है बहुत बार, है ना, आप चिंता नहीं करें। तो अनुबंध किन किन के बीच में बनता है, तो अनुबंध बनता है ध्वनि व लार के बीच में। भोजन और लार का अनुबंध तो टूट गया, लेकिन ध्वनि व लार का अनुबंध बना। तो अनुबंध किन के बीच में बनता है, तो बोलना है ध्वनि व लार। करेक्शन कर लेना मेरी 10 सेकंड वाली बात को। और अगर ये पूछ लें कि साहचर्य किस में बनता है, तो 2 उद्दीपकों में, 2 उद्दीपक ध्वनि व लार थोड़ी है, 2 उद्दीपक तो भोजन व लार हैं। लिहाजा छठे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वापस सुन लेना, अगर ये पूछें अनुबंध किन किन के बीच में बनता है, तो बोलेंगे ध्वनि व लार। लेकिन अगर ये पूछ लें कि पेवलवी या क्लासिकल कंडीशनिंग में, पेवलवी सिद्धांत में साहचर्य किस में बनता है, एसोसिएशन किस में बनता है, तो 2 उद्दीपक आएंगे, भोजन व लार। इस प्रश्न का सही जवाब है भोजन व लार। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पेवलोव को हमने बहुत लिया है। पेवलोव के सिद्धांत में, नेक्स्ट है, पेवलोव के सिद्धांत में किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? यानी ये चारों बातें ही पेवलोव की हैं, पर इनमें से सर्वोच्च किसको माना गया है? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, प्रासंगिकता, कॉन्टिंजेंसी, सामीप्यता, कॉन्टिग्यूटी, या फिर निष्प्रभन, ओवरशैडोइंग। तो बच्चों याद रखना, ये इस सवाल का सही जवाब है सामीप्यता, कॉन्टिग्यूटी। हिंदुस्तान में कोई आपको बता दे कि क्या होती है सामीप्यता पेवलोव वाली, तो फिर पलट के हमको बताना, हम बताते हैं आपको क्या होती है। सामीप्यता का मतलब और कुछ नहीं है, जो 2 उद्दीपक हैं यूएस और सीएस, उन दोनों में जितनी नजदीकी होगी, उतना ही प्रबल अनुबंध बनेगा। और इसी के आधार पे वो 4 विधियां हैं, ध्यान है ना आपको। ऐसा सवाल आपको पूछ ले, पेवलोव ने अपने प्रयोगों में पहले भोजन दिया कि पहले घंटी बजाई, या दोनों साथ दिए? जवाब है पहले भोजन भी दिया, पहले घंटी भी बजाई, दोनों साथ भी दिए, दोनों के बीच में गैप भी रखा। तो 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावी अनुबंध तो उसी में बनता है ना जिसमें घंटी बजी और तुरंत भोजन आ गया। यानी सीएस और यूएस के मध्य जितनी नजदीकी होगी, नजदीकी का मतलब जितना कम समय होगा, उतना ही प्रभावी अनुबंध बनेगा। तो सामीप्यता या कॉन्टिग्यूटी राइट आंसर है इसका। और आपको पता है ना, 0.2 से लेके 2 सेकेंड या 5 सेकेंड, आपने कई जगह पढ़ा होगा इसको। ये पेवलोव के बाद में बहुत से दूसरे लोगों ने पेवलोव पे रिसर्च करी है, तो उन्होंने हर्गेन हार, एक नाम हमने आपको बताया था पुराने वीडियोस में, तो उन्होंने अपने उसमें टाइम दिया है 0.2 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कम समय बीच में होगा, उतना ही अनुबंध बनेगा। तबीयत थोड़ी खराब है, पर चलिए कोई नहीं। इसके अलावा देखो, पुनर्बलन तो आप जानते ही हो। ठीक है, प्रासंगिकता का मतलब ये होता है कि उद्दीपक किस प्रसंग में पेश किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, और अनुबंध में इसको भी काम में लिया जाता है। जैसे प्रसंग कोई भी लें आप, कोई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है तो आपको अच्छा लगता है अगर आप अच्छे मूड में, लेकिन रात को 2 बजे कोई बजाएगा तो उसका प्रसंग गलत हो गया ना, कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया। तो इसके आधार पर भी अनुबंध बनते हैं। इस तरह से ओवरशैडोइंग, निष्प्रभन एक कॉन्सेप्ट है। ओवरशैडोइंग में क्या होता है, 2 सीएस होते हैं, पेयर ऑफ सीएस होता है, 2 उद्दीपक होते हैं, जैसे हमने उच्च कोटि अनुबंध में भी बात करी थी। तो उन दोनों सीएस में कौन सा ज्यादा प्रभावी हो जाता है और कौन सा फीका पड़ जाता है,
तो इस आधार पे ओवरशैडोइंग, यानी एक उद्दीपक दूसरे पे ओवरशैडो कर लेता है। ओके, 8वां प्रश्न देखिए, जो हम बात कर रहे थे वही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे सारे ही बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना। सबसे अच्छा, मेरे को बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर आपका ऐप अब कब शुरू कर रहे हैं? तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ परीक्षा के बाद। तमाम चीज़ें आपको मैं मेरे चैनल पे दूंगा और परीक्षा के बाद हम बात करेंगे ऐप की भी और बुक्स की भी। इस बार आप 3rd ग्रेड ले लें, फिर 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, एक सीट अपनी पक्की, कोई रोक नहीं सकता। बस आप हमसे जुड़े रहे ना। नए बच्चे जो इसको देख रहे हैं वो तुरंत इसको सब्सक्राइब भी कर ले। और किसी ने बोला सर आप सब्सक्राइब के लिए क्यों बोलते हो? मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, चलिए, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे को ये लगता है, जैसे पिछला इतना शानदार मेरी क्लास थी, तो मैंने देखा कि बच्चे पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे, तो इसलिए इसे बोलना पड़ता है। चलिए, मैं कम कोशिश करूँगा कि कम बोलूँ। ओके, सब्सक्राइब वाली बात कम बोलूँ। ओके, सबसे प्रभावी अनुबंध किस में बनता है? 4 ऑप्शंस हैं, समकालिक अनुबंध, विलंबित अनुबंध, चिन्ह या अवशेष अनुबंध या पृष्ठोन्मुखी अनुबंध। इंग्लिश में साइमल्टेनियस, डिलेड, ट्रेस, यहाँ पे ट्रेस एक बहुत अच्छा शब्द है, और बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो सबसे प्रभावी अनुबंध उसमें बनता है जिसमें उद्दीप सीएस और यूसीएस के बीच, दोनों उद्दीपकों के बीच कम से कम समय होगा, और कम से कम समय वाला है डिलेड, विलंबित अनुबंध। क्या है? विलंबित अनुबंध या डिलेड कंडीशनिंग। ध्यान रखना बच्चों। पेवलोव ने जो प्रयोग किए उसमें उन्होंने 4 विधियां बताई, ठीक है ना। पहला जो समकालिक अनुबंध है, नाम से पता लग रहा है, इसमें उद्दीपक दोनों जो थे, घंटी और ध्वनि, दोनों एक साथ प्रेजेंट किए जाते थे, तो एक साथ दिए गए, वो समकालिक अनुबंध है, ठीक है। विलंबित में पहले घंटी, पहले सीएस, उसके तुरंत बाद भोजन, यानी घंटी बजना शुरू हुई और उसके 2 सेकंड, 0.2 सेकंड से भी कम समय में भोजन आ गया। घंटी बजी, भोजन आया, घंटी बजी रही है, भोजन आ गया, ये विलंबित अनुबंध है। चिन्ह या अवशेष अनुबंध, ट्रेस एक शब्द है जिसमें क्या होता है कि इसमें भी पहले सीएस होता है, पहले घंटी बजती है, लेकिन घंटी बजी और फिर बजती रही, माफ करें, उसके दरमियान घंटी बजी और बजती रही, यानी तुरंत बाद आया, वो तो विलंबित था। लेकिन चिन्ह अवशेष में क्या होगा? घंटी पहले बजी और घंटी बजने के बाद घंटी रुक गई, या बल्ब जला, बल्ब जल के वापस बुझ गया। जब घंटी रुक गई उसके बाद भोजन आया, तो गैप ज्यादा हो गया ना। दूसरे में तो घंटी बजना शुरू हुई, उसके तुरंत बाद भोजन आ गया। तीसरे चिन्ह या अवशेष अनुबंध की विधि वो है जिसमें घंटी बजी और बज के घंटी बंद हो गई, उसके बाद भोजन आया, तो उसको चिन्ह या अवशेष बोलते हैं। और पृष्ठोन्मुखी इन तीनों से अलग है, इसमें पहले भोजन देते हैं, बाद में घंटी बजती है। तो याद रखना, पृष्ठोन्मुखी अनुबंध में तो अनुबंध बनता ही नहीं है, चौथे में तो, और बाकी तीनों में बनता है, लेकिन सबसे प्रभावी 2 नंबर वाले में बनता है, उसके बाद 1 नंबर वाले में बनता है, और बहुत हल्का सा अनुबंध बनता है, क्षण अनुबंध बनता है 3 नंबर वाले में। तो बहुत से सवाल इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, 9th वन, संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग है और कुछ नहीं है। सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम है, 1 नंबर जिसको रखा है रॉबर्ट गेने ने, वो सिग्नल लर्निंग है। इसमें हम भाषा भी सीखते हैं, इसमें हम संकेत, साइन सारे सीखते हैं। किसी वस्तु का कोई नाम है, वो संकेत अधिगम है। और ये पेवलोव ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था किस तरह से भाषा सीखते हैं, तो पेवलोव की बात है। हर लेवल पे रॉबर्ट गेने कुछ सिद्धांत रखते हैं ना, तो यहाँ पे पेवलोव के सिद्धांत का ही नाम पारंपरिक अनुकूलन इसका सही जवाब होगा। संकेत अधिगम क्या है? निम्नतम स्तर का लर्निंग है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। संकेत अधिगम को रॉबर्ट गे ने अपनी सोपानिकी में एक पहले पायदान पे रखते हैं, नीचे से, ठीक है। संकेत अधिगम में बच्चा भाषा सीखता है। संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग कौन सा सिद्धांत है? तो पेवलोव वाला सिद्धांत है। उसका क्या नाम है? पारंपरिक अनुकूलन है। इनमें से कोई भी बात परीक्षा में आती है, रह रह के बातें आती हैं, इसलिए ध्यान रखना। 10 नंबर का देखिए, अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन, एक्सटिंक्शन, किस कारण होता है? अंतर्नोद की कमी, पुनर्बलन की कमी, अवरोध की कमी या प्रत्याशा की कमी। तो हमारे सब बच्चे जानते हैं पुनर्बलन की कमी, या इसकी जगह यूसीएस या यूएस की अनुपस्थिति, या भोजन नहीं दिया जाना आ जाए तो भी राइट आंसर उसको मानेंगे। विलोपन क्या था? पेवलोव ने कुत्ते के सामने भोजन रखा, कुत्ते ने लार गिराई। अगली बार भोजन के साथ घंटी को जोड़ दिया, कुत्ते ने लार गिराई। हालांकि यहाँ पे कुत्ता लार गिरा रहा है भोजन के लिए, लेकिन पेवलोव जबरदस्ती घंटी जोड़ रहे हैं। तीसरी बार भोजन को हटा दिया, केवल घंटी बजाई, तो भी कुत्ते ने लार गिराई। ये अनुबंध द्वारा सीखना बन गया। अब होता क्या, जब जब भी घंटी बजाते हैं तब तब कुत्ता लार गिराता है, क्योंकि लर्निंग बाय कंडीशनिंग हो चुकी है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जिसमें पेवलोव बहुत दिनों तक केवल घंटी घंटी बजाते हैं, भोजन देते ही नहीं है, तो कुत्ते की लार गिरनी बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं विलोपन। तो विलोपन का मतलब होता है प्राणी की अनुक्रिया बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है बंद? विलुप्त हो जाती है, क्योंकि उसको पुनर्बलन नहीं मिलता, उसको भोजन नहीं मिलता, उसको वो उद्दीपक नहीं मिलता जिसके कारण अनुबंध बना था।
इसको आंतरिक अवरोध भी कहते हैं। कई बार एक बाह्य अवरोध आपने सुना होगा, पेवलोव ने बताया है। यानी बाह्य अवरोध में वही वाली बात है, ओवरशैडोइंग वाली, कोई और उद्दीपक हम बीच में, कोई और बात बीच में ले आए, कोई और उद्दीपक बीच में आ जाए, एक या एक से ज्यादा, जो डिस्टर्ब कर देते हैं अनुबंध को। ठीक है, जैसे अचानक कोई शोर हो गया, कोई दूसरी चीजें हो गई, वातावरण में कोई बदलाव हो गया, उसको बाह्य अवरोध कहते हैं। ठीक है, विलोपन का दूसरा नाम आंतरिक अवरोध भी है, ये ध्यान रखना। और विलोपन का कारण है पुनर्बलन की कमी। नेक्स्ट 11th देखिए, जब पर्यावरण कारक संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर, यानी दो कारक मिल गए, संज्ञानात्मक भी और पर्यावरणीय भी, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। जब पर्यावरणीय कारक संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार हो, तो ये कौन सा अधिगम होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर वाला, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक वाला, सामाजिक अधिगम वाइगोत्स्की या बहुत से लोगों वाला, बेंडुरा वाला, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव वाला? तो याद रखना, जब पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनका भी योगदान हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम। क्या बोलेंगे इसको? सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 12, किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर होता है? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध, सूझ अनुबंध, या स्वतः अधिगम? तो बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर वाला, ऑपरेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुत से नामों में से एक नाम क्रिया प्रसूत अनुबंध, क्योंकि इसमें अनुबंध क्रिया से उत्पन्न होता है। पहले इसमें रिस्पॉन्स होता है, फिर उद्दीपक मिलता है, तो इसको RS टाइप अनुबंध भी कहते हैं। ध्यान रखना, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें पेपर सॉल्यूशन था, कि पेवलोव और स्किनर में बेसिक फर्क ये कि पेवलोव तो अनिच्छिक प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं, अनिच्छिक व्यवहार की बात करते हैं, जो प्राणी के बस में नहीं होता। जैसे कि भोजन दिखाते ही लार का आना, जैसे कि आंखों के सामने कोई हवा का झोंका आया तो आंखों का बंद होना, क्या हम उन पर नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे गर्मी लगी तो पसीना आना, जैसे सर्दी लगी तो कांपना, किसी का कुछ भी हमारे आंखों के सामने आया तो अंदर उसकी तस्वीर का चले जाना, हम इन पे नियंत्रण नहीं कर सकते। ये अनिच्छिक व्यवहार हैं, ये पेवलोव वाले हैं। लेकिन स्किनर कहते हैं कि प्राणी की इच्छा है, कोई काम करे तो करे, ना करे तो ना करे, उसको इच्छिक व्यवहार कहते हैं। ये स्किनर की खास बात है, इसलिए स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी बोलते हैं, पेवलोव को प्राचीन व्यवहारवादी बोलते हैं। और स्किनर ने यह बोला कि साहब, प्राणी के बस में होता है कि कोई व्यवहार वो करे कि ना करे, और प्राणी बहुत से काम यूं ही करता है, खुद की इच्छा से करता है, लेकिन करने के बाद अगर कोई पुनर्बलन मिल जाए तो फिर उस चीज को वो सीख लेता है, और पुनर्बलन नहीं मिले तो उसको नहीं सीखता। ये स्किनर के व्यवहार का, स्किनर के सिद्धांत का सार है। और स्किनर का ये वाला सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो यहां पूछा गया है, इच्छिक व्यवहार परिणामों से शक्तिशाली या कमजोर किसमें होता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध में होता है। नेक्स्ट, सकारात्मक दंड। देखो, सकारात्मक नकारात्मक दंड पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको जाके ढूंढ के देखना है आपको। हमेशा याद रखना, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, ये स्किनर ने दिया है, क्योंकि स्किनर दंड और पुनर्बलन की बात करने वाले सबसे ज्यादा प्रभावी साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन ये जो सकारात्मक और नकारात्मक शब्द आते हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। सकारात्मक उनके लिए आता है जहां हम कोई उद्दीपक ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं सकारात्मक, चाहे पुनर्बलन हो चाहे दंड हो। और नकारात्मक जब हम कोई उद्दीपक हटाते हैं, उसको बोलते हैं नकारात्मक, चाहे वो पुनर्बलन हो चाहे वो दंड हो। ये बात समझ में आई आपको? अब सकारात्मक दंड में क्या होता है, हम कोई ऐसा, सकारात्मक है तो ऐड करेंगे, ऐसा उद्दीपक ऐड करेंगे जो प्राणी को कष्ट देता है, ताकि वो अवांछित अनुक्रिया ना करे। और नकारात्मक दंड में क्या होता है, हम प्राणी की कोई अच्छी चीज ले लेते हैं ताकि वो अवांछित अनुक्रिया ना करे। इसी तरह सकारात्मक पुनर्बलन में कोई अच्छी चीज उसको देते हैं ताकि प्राणी वो वांछित अनुक्रिया या डिजायरेबल व्यवहार करे। और नकारात्मक पुनर्बलन में कोई खराब चीज हटा लेते हैं ताकि प्राणी वांछित व्यवहार करे। इसका मतलब याद रखना, पुनर्बलन चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो हमेशा वांछित अनुक्रिया को बढ़ाता है। और दंड चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो अवांछित अनुक्रिया को घटाता है। तो यहां अवांछित और वांछित शब्द परीक्षा में नहीं भी आए तो आपको समझना है कि सकारात्मक दंड अनुक्रिया की संभाव्यता को क्या करता है, बढ़ाएगा कि घटाएगा। तो दंड जहां भी दिखे आप बोलना साहब ये तो घटाता है, पुनर्बलन जहां भी दिखे बोलना वो तो बढ़ाता है। बात समझ में आई आपको? इनके एग्जाम्पल्स भी परीक्षा में आ सकते हैं। चश्मा लगाना, धूप का काला, नकारात्मक पुनर्बलन है। नेक्स्ट, सीट बेल्ट पहनना नकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन और दंड में हल्का सा फर्क है। चलिए 14th,
कौन सी क्षेत्र सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स एंड कर्षण और तलरूप। तो ध्यान दें बच्चों, क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी ये कूट लेविन का है, लेविन लेविन लेविन, और इन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं, फॉरेन हेल्थ से लेके लाइफ स्पेस से लेके वेक्टर वैलेंसीज से लेके टोपोलॉजी तक। गणित गणित से लिया था इन्होंने सिद्धांत। टोपोलॉजी का मतलब, तलरूप का मतलब ये होता है कि जिस तरह से वो रबर बैंड है ना, उसको आप कलर में डुबो के छोड़े तो ऐसा ऐसे आकार बन गया, अगली बार उसको ऐसा पकड़ के ऐसा 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 करके छोड़ दे तो ऐसा आकार बन सकता है ना, अगली बार कोई और आकार भी बन सकता है, ऐसा भी आप बना सकते हो। लेकिन जब छोड़ते हैं तो मूल रूप में आ जाता है। तो व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही है। लाइफ स्पेस के बारे में लेविन कहते हैं, जिसमें दबाव, तनाव, खिंचाव होते हैं, फिर जब मूल रूप उसका वही रहता है, इसलिए इसका नाम तलरूप भी है। जीवन दायरा भी उन्होंने यूज किया। वेक्टर्स एंड वैलेंसीज क्या होती है? वेक्टर्स और वैलेंसीज कुछ ऐसे खिंचाव और वो ड्राइव फोर्सेस हैं जो कुछ तो व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ बढ़ाते हैं, धकेलते हैं, और कुछ रोकते हैं। तो हमारे बैरियर्स आते हैं ना जिंदगी में लक्ष्य के प्रति, जो हमें मंजिल तक ले जाते हैं। जैसे अभी भी कल कोई वो सीएचओ का पेपर आउट हुआ, तो वो आपको लक्ष्य की तरफ जाने से फिर वापस धकेलता है कि यार ऐसा होता है, क्यों तैयारी करें। लेकिन फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, जैसे हम आपको कहते हैं कि पढ़ते रहो, या घर वाले कहते हैं पढ़ते रहो, या अंदर से एक आवाज़ आती है, दूसरों को देखते हो सब पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपको मंजिल की तरफ ले जाने वाली ताकत भी है। तो ज़िंदगी में ऐसे बल आते रहते हैं, कुछ हमें मंजिल से दूर ले जाते हैं और कुछ हमें मंजिल के करीब जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें लेविन के सिद्धांत में। वेक्टर वैलेंसी है, जीवन दायरा है, तलरूप है, विभेदीकरण नहीं है। विभेदीकरण तो एक तरीके से अनुबंध वाले, ये जो है ना आपके व्यवहारवादियों की बात है, जिसमें अंतर करके सीखते हैं। ओके, अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? पुनर्बलन का। अंतर्दृष्टि अधिगम हम जानते हैं कुटकोफ का, वर्दिमर और कोहलर का है। उद्दीपन अनुक्रिया, समग्र आकृति प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण। तो याद रखना, ये तीनों चीजें जो हैं ये व्यवहारवादियों की हैं, लेकिन समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको खूब इसके बारे में बता चुके हैं। यानी गेस्टाल्टवादी क्या बोलते हैं? गेस्टाल्टवादी दो बातें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि साहब किसी भी समस्या को एज ए होल देखना है, तभी तो पूर्ण से अंश की बात करते हैं वो। दूसरी बात, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है समस्या का समझ में आ जाना, तब समझ में आती है जब हम उसको एज ए होल देखते हैं। ठीक है ना? पार्ट्स के रूप में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे आप किसी चेहरे के नाक, आंख, गाल को अलग अलग देखें, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन पूरा चेहरा एक साथ देखें तो समझ में आ जाता है कि वो चेहरा आपका है और वो कितना खूबसूरत है। बात समझ में आ रही है आपको? तो समग्र भी है और प्रत्यक्षीकरण भी है, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो गेस्टाल्टवाद की बहुत बड़ी बात समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण होता है। एज ए होल परसेप्शन करते हैं, तभी समस्याओं के सही समाधान मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक बालक को हर 2 सही उत्तरों के लिए स्टार मिलता है, कौन सी अनुसूची है? तो याद है आपको, परिवर्त्य, रेशियो, मात्रा। इसमें तो क्या होता है, इसमें निश्चित सही अनुक्रियाओं की संख्या पर पुनर्बलन दिया जाता है, और एक होता है अंतराल, इंटरवल, उसमें निश्चित समय है। ठीक है? और फिक्स इंटरवल है तो, और फिक्स इंटरवल नहीं है तो निश्चित समय नहीं है। तो 4 प्रकार की अनुसूचियां स्किनर ने बताई है। सतत पुनर्बलन वो है जिसमें प्रत्येक सही अनुक्रिया पे पुनर्बलन दिया जाए। निश्चित अनुपात पुनर्बलन वो है जिसमें निश्चित सही अनुक्रियाएं, जैसे कबूतर ने 15 बार सही जगह पे चोंच मारी तो दाना दिया, एक बच्चे ने 3 सवाल सही बताए तो स्टार मिला। निश्चित अनुपात पुनर्बलन है। फिक्स्ड रेशियो बोलते हैं इसको, एफआर बोलते हैं। निश्चित अंतराल, हर सोमवार को बच्चे को शाबाशी देना या हर 1 तारीख को वेतन मिलना है। और परिवर्त्य वेरिएबल है, कभी भी हो सकता है। ठीक है? आंशिक भी बोल सकते हैं परिवर्त्य को। ठीक है? अब ध्यान देने वाली बात है, हर 2 सही, इसका मतलब फिक्स है, और संख्या फिक्स है कि समय फिक्स है? संख्या फिक्स है, मात्रा फिक्स है, इसलिए इसको निश्चित अनुपात पुनर्बलन बोलते हैं। एक और प्रश्न आता है कि कौन सा पुनर्बलन सही रहता है? तो शुरू में अनुबंध बनाने के लिए तो सतत पुनर्बलन उपयोगी रहता है, लेकिन बाद में विलोपन से बचने के लिए परिवर्त्य या आंशिक पुनर्बलन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, डेविड आशुबेल पे सवाल दिया हमने आपको। डेविड आशुबेल ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना? तो ध्यान रखें बच्चों, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना या अर्थपूर्ण सीखना। आशुबेल अर्थपूर्ण सीखना को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और आपने हमारे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग के लिए कौन जाने जाते हैं? डेविड आशुबेल जाने जाते हैं। और डेविड आशुबेल के मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग या अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम पर आधारित ही एक बहुत बेहतरीन मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, अग्रिम संगठक प्रतिमान, जो बहुत प्रसिद्ध है। तो आशुबेल ने एडवांस्ड ऑर्गेनाइज
मॉडल दिया। साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है और वो ये है कि आसुबेल सीखने के 4 प्रकार बताते हैं। आपको पूछा जा सकता है कितने प्रकार बताते हैं? 4 प्रकार बताते हैं साहब। एक है अभिग्रहण सीखना, रिसेप्टिव लर्निंग, जिसमें जो लिखा है या कोई बोलता है हम उसको एज इट इज वैसा का वैसा सीखते हैं। ये रट के भी हो सकता है, समझ के भी हो सकता है, तो अभिग्रहण सीखना। एक होता है रटकर सीखना। रटकर सीखने में जो हमारे सामने विषय वस्तु है हम उसको एज इट इज रट लेते हैं और वैसा का वैसा रिकॉल भी कर देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं होती। एक है अन्वेषण द्वारा सीखना, इसमें नवीन खोजें की जाती हैं। एक है अर्थपूर्ण सीखना। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पूछा है और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थपूर्ण सीखना। ये ध्यान रखना, डेविड सुबेल। अभिग्रहण सीखना रिसेप्टिव लर्निंग, अन्वेषण सीखना इलेबोरेटिव लर्निंग, रटकर सीखना रोट मेमोराइजेशन है और अर्थपूर्ण सीखना मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की बात है। 18th देखिए, कौन सा स्किनर से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुनर्बलन स्किनर, बिल्कुल स्किनर के सिद्धांत का तो आधार ही पुनर्बलन है। शेपिंग हम आपको बता चुके हैं। चेनिंग, अप्रोक्सीमेट, हर अनुक्रिया पे पुनर्बलन देना शेपिंग है, शेप द बिहेवियर है। और अंतिम वांछित अनुक्रिया प्राणी करे तो उसको बोलते हैं चेनिंग। तो पुनर्बलन भी इनका है, शेपिंग भी इनका है, चेनिंग भी इनका है। स्वतः पुनर्लाभ एक शब्द है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, ये पेवलोव का है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनर्लाभ या स्वतः पुनर्प्राप्ति परीक्षा में है तो ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि साहब पेवलोव ने भोजन दिया, कुत्ते ने लार गिराई, बाद में भोजन घंटी 7 दिए, कुत्ते ने लार गिराई, बाद में केवल घंटी बजाई, कुत्ते ने लार गिराई, अनुबंध हो गया, सीख गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर विलोपन भी होता है बीच में, केवल घंटी बजाई तो लार आनी बंद हो गई, फिर बंद हो गई। विलोपन के बाद क्या होता है? फिर काफी दिनों बाद में अचानक घंटी बजी तो एक दिन अचानक वापस लार आ गई, इसको बोलते हैं स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ में बहुत दिनों बाद या विलोपन के बाद केवल CS दिया जाता है, भोजन तो दिया ही नहीं, घंटी सुन के लार आ गई, इसको बोलते हैं स्वतः पुनर्लाभ। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अंदर की बहुत सी बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। RS टाइप लर्निंग याद रखना, अभिक्रमित अनुदेशन जरूर याद रखना। स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन पे जरूर प्रश्न आता है। मैं अगली वीडियो में कोई प्रश्न ले भी सकता हूँ। वैसे मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, एक समान रास्ते का अनुसरण, बाह्य कौन सा है, आंतरिक कौन सा है, उच्च क्लासेस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीमेक प्रिंसिपल, पहले आप वो करो जो हम चाहें, बाद में आप वो कर सकते हो जो आप चाहो। तो क्लीन योर रूम बिफोर यू वॉच TV, फिनिश योर मील बिफोर यू गेट डेजर्ट, याद है ना आपको? वो प्रीमेक प्रिंसिपल है। टोकन इकोनॉमी भी स्किनर की महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कुछ स्टार्स या कुछ चीज़ें दी जाती हैं जो बाद में लाभ के रूप में बदल सकता है बच्चा। इमीडिएट इसमें पुनर्बलन नहीं होता, बल्कि बाद में उसको मिलता है उसका फायदा, वो भी स्किनर है। इसके अलावा स्केड्यूल, री स्केड्यूल, दंड, पुनर्बलन और दंड की 2 महत्वपूर्ण बातें तो स्किनर साहब की बहुत प्रसिद्ध है ही है। पुनर्बलन अनुसूचियां मैंने अभी आपको बताई थी और दंड और पुनर्बलन की बात भी स्किनर करते हैं। ओके, नेक्स्ट। किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता या पैसिविटी सबसे अधिक पाई जाती है? तो याद रखना, प्राणी निष्क्रिय हो जाता है कि सीखना ही नहीं है, अपनी नियति मान लेता है कि अब तो तकलीफ उठानी ही है, वो फिर कोई एफर्ट करना बंद कर देता है। ये है लर्नड हेल्पलेसनेस, अर्जित निस्सहायता, जो कि सेलिगमैन व मायर का बहुत बड़ा काम है। कुत्तों पे प्रयोग किया था, उनको झटके दिए थे, लेकिन साथ में बगल में इतनी बड़ी दीवार थी कि कुत्ते उसको फांद के नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने नियति मान लिया था, झटके लगेंगे साहब, हमको तो सहना ही पड़ेगा, सहना है, प्रयास करना ही छोड़ दिया। बाद में दीवार हटा दी तो भी बिजली के झटके लगे तो कुत्ते उठे ही नहीं, सहते रहे। ऐसा इंसान में भी होता है, जब असफलताएं उसको मिलती हैं, ऐसा बहुत बार हो जाता है, तो वो ये सोच लेता है, वो फिक्सनेस कर लेता है कि साहब ये तो मेरी नियति है, और वो प्रयास छोड़ देता है। ये खराब बात है। तो साइकोलॉजी में बहुत सी ऐसी बातें हैं, इनमें से एक अर्जित निस्सहायता है, जिसमें प्राणी निष्क्रिय हो जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा बेंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो देखो, पहला है विद्यार्थी कैंचवे का विच्छेदन देख के सीखते हैं। तो देख के सीखना तो मॉडलिंग थ्योरी की खास बात है। बेंडूरा के 4 चरण, अटेंशन, रिटेंशन, आपके रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ध्यान है ना आपको? ओके, तो विद्यार्थी देख के सीखते हैं, बेंडूरा की बात है। क्रिकेट, लोग तालियां बजाते हैं क्रिकेट में देख के, तो ये तो दूसरों को देख के ही हम सीखते हैं क्रिकेट। सामाजिक अध्ययन को पसंद नहीं करते बहुत से बच्चे, तो वो नहीं करते, उनके दोस्त पसंद नहीं करते, देख के होता है सब। लेकिन स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते को बंद कर लेना, ये तो पेवलोव की बात है, जो कि बेंडूरा की बात नहीं है। लिहाजा ये राइट आंसर है। बच्चों, इसको जितना शेयर करें, करना मैं फिर बोलूँगा, मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि कम व्यूज़ होते हैं तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है यार। तो प्लीज़ शेयर करें, देखें, और टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मज़े से परीक्षा दें। आपका सेंटर जहाँ भी है, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और रास्ते में देखते जाना अपने वीडियोज़। ओके, अभी और मैं कुछ क्लासेस आपको देने वाला हूँ। गुड बाय, थैंक यू।